नाज़रीन आदाब, खास बात दिल्ली एनसीआर के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, टेररिज्म बन चुका है एक नजरिया, दहशतगर्दी दुनिया के लिए है खतरा, हमारे पड़ोस में इसकी जड़ें हैं मजबूत। दिल्ली में माहौलियात की हिफाजत और यमुना को साफ रखने के लिए सरकार की पहल, शहर में कई जगहों पर बनाए गए हैं मसनूई तालाब। अकीदतमंदों ने की सरकार के इस इक़दाम की बेहद तारीफ। और मेरठ में खाप पंचायत के जरिए 3 तलाक दिलवाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुतासरा ने कहा, खाप पंचायत ने जबरदस्ती दिलवाया 3 तलाक, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज खिताब के दौरान कहा कि टेररिज्म एक नजरिया बन चुका है जो किसी सरहद से नहीं बंधा है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी दुनिया के लिए खतरा है और हमारे पड़ोस में इसकी जड़ें काफी मजबूत हैं। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान इस खतरे से अपनी सतह पर मुकाबला कर रहा है। आज आतंकवाद एक विचारधारा बन गई है जो किसी सरहद से नहीं बंधी है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल थ्रेट बन गया है जिसकी मजबूत जड़ें हमारे पड़ोस में फल फूल रही है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों को, आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने वालों के खिलाफ आज पूरे विश्व को संकल्प लेने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। भारत अपने स्तर पर इस चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। ये हमने भी दिखाया भी है और आगे भी दिखाएंगे। आईएनएक्स मीडिया केस में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सीबीआई केस में जमानत की अर्जी दाखिल की है। इसके अलावा केस में सीबीआई तहवील के हुक्म को भी चैलेंज किया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने नए ट्रैफिक कवानीन को लेकर कहा है कि लोगों की जिंदगी बेहद कीमती है और सड़कों पर हादसे कम होने चाहिए। इस ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करने की बेहद जरूरत है। अधिकार है, अगर उनको उचित लगता है तो जो भी कुछ निर्णय करे। आखिर सबके पीछे भावना यही है कि रेवेन्यू अगर राज्य में मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किटी में नहीं आता है, रेवेन्यू उन्हीं के पास जाता है। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर उनको लगता है तो जरूर कम करें, पर लोगों की जान बचनी चाहिए और एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए और इस बात को लेकर अवेयरनेस पैदा होना चाहिए और लोगों की जान बचाना ये हमारी सबसे प्रायोरिटी है, हमारी मकसद है। उसके पीछे ये कानून लाया गया। इसके बाद राज्य सरकार जो भी करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में संस्कृत डिपार्टमेंट यानी शोबे संस्कृत काफी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। शोबे में सर्टिफिकेट इन संस्कृत, एमए ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स और पीएचडी जैसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। साल 2017 में शुरू हुआ डिपार्टमेंट अब तक 200 से ज्यादा तलबा को संस्कृत पढ़ाता रहा है। हमारे यहाँ 3 कोर्सेज चल रहे हैं। एक है सर्टिफिकेट इन संस्कृत, दूसरा बीए है यानी ग्रेजुएशन लेवल पे, और उसका एक मास्टर्स डिग्री कोर्स है संस्कृत में। तो ये कोर्सेज जो हैं हमारे यहाँ अभी भी उनकी अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। 15 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और इसके बाद जो भी मेरिट होगी उसमें एंट्रेंस होगा। जाहिर सी बात है, एंट्रेंस के बाद जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर एडमिशन्स लिए जाएंगे। कि 2017 के लेट 2017 में प्रारंभ हुआ डिपार्टमेंट। जामिया में एडमिशन लगभग एडमिशन की जो प्रक्रिया थी वो ख़त्म हो चुकी थी जब डिपार्टमेंट खुला हमारा। तो हमने रिक्वेस्ट किया उस समय के वाइस चांसलर साहब से कि हमने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, तो अगर आप अनुमति दें तो हम इसी साल कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने अप्रूवल दिया, एकेडमिक काउंसिल ने उसको अप्रूव किया और 2017 में ही अगस्त के महीने से हमने क्लासेज जो है बीए और एमए की शुरू कर दी थी और सर्टिफिकेट। फिर बाद में ये हुआ कि
जिन बच्चों ने कहीं पर भी संस्कृत नहीं पढ़ी होती है, तो हम बीए ऑनर्स में उसको नहीं दे सकते हैं, चाहे उसका 12th क्लास में अच्छे मार्क्स हो। तो वो एक कंडीशन होती है, बेसिक आपने कम से कम 10th तक पढ़ा होना चाहिए। यूपी की मेरठ में खाप पंचायत के जरिए 3 तलाक दिलवाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। मेरठ की खातून का कहना है कि खाप पंचायत ने जबरदस्ती शौहर से 3 तलाक दिलवाया और शौहर की दूसरी शादी भी करवा दी। मुतासरा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके 3 तलाक रद्द करने की अपील की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरा को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। ट्रिपल तलाक कानून भले ही सरकार ने बना दिया, लेकिन उसकी पीड़ित अभी भी डर डर के ठोकरें खा रहे हैं। मामला एक यूपी का है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मेरठ से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें पीड़िता को ट्रिपल तलाक दिया तो गया, लेकिन खाप पंचायत भी पीड़िता के साथ खड़ा नहीं हुआ। हमारे साथ यूपी से हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट आई थी कि उन्हें जो उनका राइट है वो मिलना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट आई कि आपको ट्रिपल तलाक दे दिया गया, बहुत परेशानियां आपने झेली, ठीक है, क्या आपकी मांग है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अपने अधिकारों को लेकर? मेरी यही मांग है कि मेरा 3 तलाक तो अभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे सामने नहीं कहा। वो सिर्फ वो जो 161 गांव की पंचायत थी, उन्होंने मेरा तलाक कराया। कहाँ की पंचायत? मेरठ की अंसारी खां पंचायत थी, और उन्होंने मेरा तलाक कराया। और उसी में मेरे शौहर ने कहा जो कुछ भी कहा, उन्होंने मेरे सामने कुछ भी बात नहीं कही तलाक के बारे में। और वहीं से ही उन्होंने ही जो अपने कागज, जो अपने दस्तावेज थे वो तैयार करा के मुझे जच्चा की अवस्था में, जो मेरा 11 दिन का मेरा बेटा था, तो उसको मुझसे अलग रख के, वो मशीन में था उस समय जिस समय मेरा तलाक हुआ, और मुझे घर से निकलवा दिया गया। थाने पे भी गई शिकायत करने के लिए? क्या मैं 4 दिन और 4 रात तक थाने में ही बैठी रही कि इस उम्मीद से कि पुलिस मेरे लिए कोई न्याय दिलाएगी मुझे, लेकिन पुलिस ने भी कोई न्याय नहीं दिलाया। और मैंने पुलिस से भी कहा था कि मतलब 1 दिन पहले कि मेरे शौहर का निकाह होने जा रहा है, और पुलिस उनको रोके, इस निकाह को रोके। लेकिन पुलिस उनके घर 1 दिन पहले दबिश देने गई थी, लेकिन वो वापस लौट आई खाली हाथ, और सुबह को मेरे शौहर ने पंचायत द्वारा निकाह कर लिया। बीजेपी तर्जुमान नवीन कुमार का कहना है कि आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने काम क्या क्या किए हैं। उनका कहना है कि आज दिल्ली में लोग बेहद परेशान हैं। और नवीन कुमार से खास बातचीत की हमारी साथी रचना ने। विधानसभा के चुनाव होने हैं, राजनीतिक प्रचार शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है और कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे का नाम उजागर करे, और खेमेबंदी की भी बात कह रही है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार। नवीन जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी की गुटबंदी की भी बात कर रही है और पूछ भी रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए 5 साल में क्या किया। 5 साल बाद वो ये पूछ रही है कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा। आम आदमी पार्टी ये बताए ना कि 5 वर्ष में उसने किया क्या है। आज दिल्ली के अंदर सड़कें नहीं, दिल्ली के अंदर लोग परेशान है, पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, कोई नया एजुकेशन सिस्टम बनाया नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलैप्स कर दी गई है, कोई अस्पताल नया है नहीं, बिस्तर पहले से कम हो गए हैं, और उसके बाद भ्रष्टाचार के अंदर वो महामहिम बन गया है, भ्रष्टाचार करने में महामास्टर है वो। पीएम मोदी चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो, पूरे देश भर में, पूरे विदेश भर में दिल्ली का नाम सबसे ज़्यादा ऊंचा रहे। तो एक बात पूछना चाहूँगी कि जो विधानसभा का चुनाव है वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर लड़ा जाएगा या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो अमित भाई शाह, कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा जी, दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, हर कोई जानता है ना। तो चेहरा कोई भी हो, कमल के फूल पे लड़ा जाएगा और किसी पे लड़ा ही नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आखिरी सवाल है मेरा, कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो मुकाबला होगा वो आम आदमी पार्टी से देख रहे हैं, कांग्रेस से देख रहे हैं, या किस तरीके से चुनाव की रणनीति रहने वाली? कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारा मुकाबला देश की राजधानी में फैली हुई जो विकृत मानसिकता, देश की राजधानी का हो रहा विनाश, देश की राजधानी के करने वाले विकास के लिए है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार, जिनका कहना है कि विधानसभा का चुनाव दिल्ली के विकास के लिए किया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये भी संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक बिस्ट के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
महाराष्ट्र कांग्रेस में मचे घमासान पर मुंबई कांग्रेस के साबिक सदर संजय निरुपम ने कहा कि उन्हें उर्मिला मातोंडकर के इस्तीफे से काफी तकलीफ पहुंची है। उर्मिला को जो भी शिकायत थी मौजूदा सदर से उन्हें उसके सिलसिले में बात करनी चाहिए थी। हमारी नुमाइंदा रंजीता ने संजय निरुपम से इस ताल्लुक से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। पहले उर्मिला मातोंडकर और उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम है। सर, आरोप आप पर भी लग रहे हैं जब नेता पार्टी से अलग हो रहे हैं। सवाल ये कि ऐसे में फिर महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस जीत का जो दावा करती है वो कितना सफल हो पाएगा? सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आरोप मुझ पे लग रहे हैं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। उर्मिला मातोंडकर, ठीक है, मैं उनको लेकर के आया था, उनको पार्टी में राहुल जी से मिलवाया और पार्टी ने उनको उम्मीदवारी दी और वो बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ी, बहुत एग्रेसिव तरीके से। बड़ी अच्छी लेडी हैं, बहुत ब्राइट लेडी हैं, आर्टिकुलेट तरीके से लड़ी, प्रचार बहुत अच्छा किया। उसके बाद चुनाव प्रचार के दरमियान अगर उनको लगा कि किसी ने कुछ गलत की है तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी मेरे पास तो नहीं आई। चिट्ठी उस समय के मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के पास आई। अब ये मुंबई कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष की जवाबदारी थी कि उस चिट्ठी में जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को दूर करने का एक काम शुरू किया जाए, कोई प्रक्रिया शुरू की जाए। मतलब उस लेटर का कॉग्निजेंस मुझे नहीं लेना था, मेरे पास लेटर नहीं था। वो लेटर एआईसीसी में भी नहीं आया, वो लेटर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के पास आया। कौन उस समय अध्यक्ष थे सबको मालूम है। लेकिन मिलिंद उर्मिला मातोंडकर के पार्टी छोड़ने की पूरी वजह आप पर टाल रहे हैं। ट्वीट किया उन्होंने और साफ तौर पर ये कहा कि किस तरह से वो पार्टी में आई और किस तरह से उनकी अनदेखी की गई, किस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपस में भिड़कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज वो पार्टी से बाहर जाने के रास्ता उनके पास ये दूसरा कोई रास्ता नहीं था पार्टी से अलग जाने के। नहीं, वो ट्वीट मैंने भी पढ़ा, लेकिन उसमें इतनी सारी बातें भी नहीं है जितना आप बोल रही हो। उसमें वो बोले उत्तर मुंबई के कुछ नेताओं की वजह से, जिन नेताओं के खिलाफ शिकायत थी उन नेताओं को लेकर बैठना चाहिए था। शिकायत को दूर करने की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से काम करना चाहिए था। अब अध्यक्ष वो, मुंबई कांग्रेस वो संचालन कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार को कोई कष्ट है, दुख है, तो उससे मेरा क्या लेना देना। अंतिम सवाल है आपसे निरुपम जी, जो स्थिति अब कांग्रेस की दिख रही है, वहाँ बड़े नेता है कृपाशंकर सिंह पार्टी से अब बाहर हैं, कहा जा रहा है कोई 2-3 नेता और हैं जो पार्टी से अलग जाएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। आप दोनों की जो आपसी कलह है, विवाद है, वो सबको पता है कि क्या स्थिति है। ऐसे में चुनाव है वहाँ महाराष्ट्र में, कितना असर डालेगा आप लोगों का जो आपसी रिश्ता है ये? मेरा इससे क्या लेना देना। वो जब इस्तीफा दिए हैं तो धारा 370 का नाम लेकर इस्तीफा दिए हैं, उस पर मेरा जिक्र तो कुछ है ही नहीं, तो मेरा कोई लेना देना नहीं। कृपाशंकर सिंह एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, बल्कि मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में वो बीजेपी के एक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे थे। उनके ऊपर जो तमाम घोटालों के आरोप थे, जिसके तहत कभी भी उनको जेल जाना पड़ सकता था और भी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती थी, उससे जान बचाने के लिए उन्हें बीजेपी की शरण ली थी। अब बीजेपी वालों ने उनको मदद भी की थी, तो बीजेपी का एक उपकार था उनके ऊपर और उस उपकार को चुकाने के लिए उनको बीजेपी में जाना ही था। धन्यवाद। तो साफ तौर पर संजय निरुपम जी का कहना इस पूरे विवाद पर एक तरफ ये कि किस तरह से इस पूरे मामले को एक अलग रुख दिया गया, वहीं कृपाशंकर सिंह के पार्टी से जाने से कह तो रहे हैं कि हल्का नुकसान होगा, लेकिन पार्टी में बहुत झटका लगेगा ये कहना मुश्किल है। पार्टी बेहतर कर पाएगी क्योंकि अभी चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी संभल जाएगी इस झटके से। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में माहौलियात की हिफाजत और यमुना को साफ रखने के लिए सरकार की तरफ से एक नई शुरुआत की गई है। दिल्ली में इस बार मसनूई तालाब बनाए गए ताकि यमुना को साफ सुथरा रखा जा सके। उधर अकीदतमंदों का कहना भी यही है कि यमुना को साफ रखने के लिए ये एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। अकीदतमंदों ने इस बार इको फ्रेंडली गणपति को तरजीह दी है। ये बताइए, आप गणपति विसर्जन करने आई है, ये आपके जो गणपति इको फ्रेंडली हैं? बिल्कुल अच्छा, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली है। Yes. तो क्यों आपने इस बार इको फ्रेंडली क्यों लिया? क्योंकि हमारे जो देश को पर्यावरण की इतनी प्रॉब्लम हो रही है वो सब जी। ना हो सके, हमारी जो नदियाँ और जो भी गंदा हो रहा है वो सब इतना ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इको फ्रेंडली गणपति जिस बार।
और न्यूज़ 18 नुमाइंदा रचना ने मसनूई तालाब का जायजा लिया। की स्थापना तो घरों में हुई, मंगल मूर्ति से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए लोगों ने अपने घर में गणपति को स्थापित किया। अब गणपति की विदाई का समय है, गणपति को विसर्जन किया जाना है। इस बार यमुना साफ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब यानी कि आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं, ताकि यमुना में जिस तरीके से गणपति विसर्जन करने से यमुना गंदी होती थी, पर्यावरण को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती थी, इसको देखते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 के इलाके में हूं। आपको पीछे दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गणपति विसर्जन के लिए एक कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा के साथ आकर गणपति का विसर्जन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो लोग हैं वो ज़्यादातर इको फ्रेंडली जो गणपति हैं उनको ज़्यादा खरीद रहे हैं, उनको ज़्यादा स्थापित किया है, ताकि पर्यावरण में किसी तरीके की कोई क्षति ना हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बनाया गया है, ताकि जो लोग विसर्जन करने के लिए आए तो वो यहाँ पर गणपति को विसर्जित कर सके। इसके साथ ही तमाम तरीके की चीज़ें भी इस पॉन्ड के बाहर लगाई गई हैं, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या करें और क्या ना करें, क्या करें में आप देख सकते हैं कि पंक्ति में रहें, स्वच्छता शालीनता बनाए रखें, दिशा निर्देशों का पालन करें, बच्चों का ध्यान रखें, और अगर किसी तरीके की कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो नंबर्स भी दिए गए हैं, उस पर संपर्क करें। पूजा केवल निर्धारित स्थल पर ही करें। इसके साथ क्या ना करें, क्या ना करें में अगर किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसको देखते हुए भी यहाँ पर सावधानी बरती गई है। बल्ली रस्सी को पार ना करें, ज्वलनशील जो पदार्थ है उसका प्रयोग ना करें, पटाखे ना फोड़े, बच्चों को पानी से दूर रखें, गहरे पानी से दूर रखें। यमुना में जिस तरीके से विसर्जन करने के बाद जो गंदगी बढ़ती थी, जो पर्यावरण को क्षति होती थी, वो क्षति पर यहाँ ज़रूर रोक लगेगी। और इसके साथ ही लोगों की श्रद्धा पर भी किसी तरीके का कोई ठेस नहीं लगेगा। तो कह सकते हैं कि कृत्रिम तालाब लोगों की आस्था के साथ साथ उनकी श्रद्धा को भी पूरा करते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक बिस्ट के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। मध्य प्रदेश में सैलाब जैसे हालात में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही, शहर में सड़कों पर खोद डाले गए हैं गड्ढे, लोगों को मुश्किलात का सामना। मध्य प्रदेश के बुड़वानी में सैलाब से लोगों का हुआ बुरा हाल, इलाके में हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी, आम जिंदगी मुतासिर। रुकने असेंबली विनोद चंद्राकर पर एयर इंडिया ने मुलाजमा के साथ बदसलूकी करने का लगाया है इल्जाम। रुकने असेंबली ने किया अपना बचाव, सीसीटीवी की जांच कराने की कही है बात। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात हैं और लोग कुदरत के कहर से परेशान हैं। वहीं भोपाल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही से भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। एक तरफ बारिश से सड़कें गड्ढों का मंजर पेश कर रही हैं, वहीं कॉरपोरेशन ने शहर में सड़कों पर गड्ढे खोद डाले हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, मगर अफसरों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। निगम के जो ठेकेदार हैं, जिनको काफ़ी टाइम से इस काम के लिए दिया हुआ गया था टेंडर, इनने काफ़ी टाइम से गड्ढे नहीं भरे और पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे इतने गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ पर दुर्घटनाएं भी काफ़ी घट चुकी हैं और बहुत टाइम से बारिश का पानी भर रहा है। आए दिन यहाँ सड़क जाम होता रहता है, पब्लिक परेशान होती रहती, पर किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। पब्लिक परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही, पर नेतागण और किसी भी नेताओं को यहाँ पर आने की एक दिन भी परमिशन नहीं कि अगर नेता आके यहाँ गड्ढे देख लें, इनकी खुद की गाड़ी यहाँ से निकल के लेके जाएं उनके ड्राइवर, तो उनको पता पड़ेगा कि पब्लिक उनके लिए कितना परेशान हो रही है उनकी वजह से। और हमारे नुमाइंदे जितेंद्र शर्मा ने हालात का जायजा कुछ यूं लिया। तेज बारिश से नाले नाली उफान पर हैं और वहीं दूसरी ओर आप जो हाल देख रहे हैं शहर में नगर निगम की लापरवाही के चलते बने हुए हैं। आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर जो खुदाई का काम चल रहा है, बारिश के दिनों में ही परमिशन दे दी गई है इन ठेकेदारों को कि वो सड़कों को अच्छी खासी सड़कों को खोद कर, जिससे जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं। एक तरफ का जो रास्ता है पूरा जाम हो गया है, लोग और स्कूल बसें साथ ही जहां तकरीबन हज़ारों परिवार इस तरफ रहते हैं। आकृति इको सिटी से बाबलिया कला की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, जहां पर अमृत योजना के तहत काम के चलते यहाँ पर खुदाई की गई है और रास्ते को बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो शहर में वैसे ही हालात जल भराव के चलते ठीक नहीं है। अब ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों ने इन्हें किन कागजों के आधार पर अनुमति दी है, क्योंकि बारिश में इन सड़कों को खुदाई कर दिया गया है, जिसके चलते रहवासी परेशान हैं, मगर जो अधिकारी हैं और ठेकेदार वो कहीं ना कहीं मौज में हैं।
कैमरा पर्सन फैजन खां के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के बुड़वानी में सैलाब से लोगों का बुरा हाल है और इस दौरान करंट लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई है। इस इलाके में 30 से 40 खानदान ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। एक रिपोर्ट। सुना आपने? क्या होगा इस लड़के का? छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज उनको नाव से स्कूल ले जाना पड़ता है, वापस लाना पड़ता है। सांपों का डर है, बिच्छू का डर है। रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया था। घूम फिर के आ रहे थे, आते आते उनको करंट लग गया, उनकी करंट में मौत हो गई है। और मेरे बच्चे अभी एक 6 साल का है और एक 8 साल का है। उनको भी कुछ नहीं, अभी पिता का प्यार नहीं रहा। पैसे हमको नहीं चाहिए थे, हमको सिर्फ इस माँ का दर्द जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गईं। ये दर्द किसी एक माँ का नहीं है। सरदार सरोवर बांध के पानी में डूबे राजघाट के तकरीबन हर घर का यही दर्द है। अपना सब कुछ खोने का डर उन्हें रात दिन परेशान करता है। गुज़िश्ता 1 महीने से इस इलाके में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। जिधर देखिए पानी ही नजर आएगा और इस सैलाब के बीच में 30 खानदानों की जिंदगियां फंस गई हैं। इस इलाके में किसी ने अपने शौहर को खोया है तो किसी को अपने बच्चे की हिफाजत की फिक्र सता रही है। इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे हर दिन मौत के साए में जी रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इन मुतासिरा लोगों के मसाइल को जानने के लिए पहुंची। इस वक्त हम राजघाट पहुंचने जा रहे हैं और न्यूज़ 18 के दर्शकों को हम उस जगह पर ले जा रहे हैं जो कि गांव पूरे तरीके से सरदार सरोवर के बैक वाटर से घिर चुका है। और इस वक्त जो ये नाव चल रही है, आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, ये जो पूरा हिस्सा ये सड़क है। आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सही है कि ये सड़क है और यह पूरी तरीके से पानी से लबालब भर चुकी है और उसी सड़क पर यह नाव चल रही है और इसी रास्ते से अब हम राजघाट में पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में कान से हीरा मिलने पर कुछ लोगों की किस्मत बदल गई। अमरीन समीरा और मजदूर किशोर हीरा मिलने से बहुत खुश हैं। मुहर्रम के दिन अमरीन की बदली किस्मत। 5 कैरेट 59 सेंट का मिला हीरा। मजदूर किशोर की भी बदली किस्मत। 1 हफ्ते में मिला 2 बार हीरा। नायाब हीरे से चमकी मजदूर की किस्मत। मुहर्रम के दिन पन्ना की रहने वाली अमरीन सुमेरा की किस्मत बदल गई और वो रातों रात अमीर बन गई। अमरीन सुमेरा को खदान में 5 कैरेट 59 सेंट का हीरा मिला है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। हीरा मिलने के बाद उनके खानदान में खुशी का माहौल है। हमारी बहू जबलपुर की है और उसने सुना कि पन्ना में बहुत हीरे मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको भी लगाना है। तो बच्चों से कहा कि लगाइए खदान, शायद किस्मत काम कर जाए। तो बच्चों ने लगाया तो आज हमको एक हीरा मिला है और हमको बहुत खुशी है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अमरीन से ज्यादा खुशी खदान मजदूर किशोर कुशवाहा को है। किस्मत ने किशोर का साथ दिया और किशोर की रातों रात किस्मत बदल गई। उसे 1 हफ्ते के अंदर खदान में काम करते वक्त 2 बार हीरा मिला है। गरीब आदमी और 1 हफ्ते में हमको 2 हीरे प्राप्त हुए। वो पिछला वाला 4 कैरेट 4 सेंट का बता रहे थे साहब। और ये वाला? ये वाला
5 कैरेट 69 सेंट का हीरा है। तो हम लोगों को नाती मालूम है। कहते हैं पन्ना में पल भर में किस्मत बदल जाती है। ये हीरे काफी उम्दा क्वालिटी के हैं, जिन्हें फिलहाल इंतजामिया की निगरानी में जमा कर लिया गया है। अब नीलामी में हीरे की अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है, जिससे किशोर और अमरीन अपनी जिंदगी के ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे। पन्ना से न्यूज़ 18 के लिए संजय तिवारी की रिपोर्ट। महासमुंद रुकने असेंबली विनोद चंद्राकर पर एयर इंडिया ने इल्जाम लगाया है। रुकने असेंबली पर इल्जाम लगा है कि रायपुर एयरपोर्ट पर रुकने असेंबली ने एयर इंडिया की खातून मुलाजिम के साथ बदसलूकी की। एयर इंडिया ने इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उधर इस मामले पर विनोद चंद्राकर का कहना है कि सीसीटीवी की जांच की जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी। सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, अगर मैं बदसलूकी किया हूँ तो ठीक है, मैं मेरे खिलाफ FIR कराएं। अगर वो बदसलूकी की है या फिर मैंने कुछ नहीं किया है तो मानहानि का दावा ठोकूंगा इनके ऊपर। सीसीटीवी फुटेज तो वहाँ रहते ही हैं, निकाल के देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो तुरंत अश्वनी लोहानी जी को, मनप्रीत जी को और एक और जो उनके हेड हैं, सभी चारों लोगों को मैंने फ़ोन से ही वो सूचना दे दी थी। पूरा बेबुनियाद है ये, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटल हिसाब कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के कारण ही एयर इंडिया बर्बाद हो रही है। थोड़ा सा भी ये लोग हमको 3-3 घंटा वेट करा देंगे, लेकिन अगर 1 मिनट भी अगर सिक्योरिटी पॉइंट में अगर मैं कहीं चूक हो गई हमसे, तो 1 मिनट के लिए हमारे फ्लाइट रवाना कर देते हैं लोग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।